ठीक है, तो सॉल्यूशन का रिवीजन कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना। सॉल्यूशन की रिवीजन करेंगे आज भी, आगे पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने जो सबसे पहले पढ़ा वो पढ़ा था सॉल्यूशन की डेफिनेशन, है कि नहीं। वो कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। उसके बाद हम लोग वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूट के बारे में पढ़ा एंड सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा, दोनों की डेफिनेशन और किस तरह से दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरी चीज पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा। तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन टाइप पढ़ लिए। फर्स्ट था मेरे पास सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा था मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा मेरे पास था गैसियस सॉल्यूशन। ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आए थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, जहां पर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा हमने पढ़ा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड हमने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने स्ट्रेंथ, ठीक है ना, स्ट्रेंथ पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोलैरिटी, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने चीजें कल पढ़ ली थी। आज हम लोग करेंगे इसके आगे शुरू कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में और प्रेशर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। इसके अंदर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो कि हम लोगों को इसके अंदर कोई डाउट है। सर जैसे अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों 50-50% हो तो उसके अंदर हम लोग ऐसे नहीं बता सकते, और भी सर्टेन चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि जो फाइनली बन रहा है सॉल्यूशन वो कैसे कौन से फिजिकल स्टेट में है, ठीक है। जो फाइनली बन रहा है वो सॉल्यूट के जैसे दिख रहा है या फिर जो आपने सॉल्वेंट माना उसके जैसे, जिसके साथ रिजेंबल करेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा और दूसरा सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखना पड़ेगा हम लोगों को किसकी तरह दिख रहा है फाइनली बनने वाला सॉल्यूशन, और भी बाकी फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए उसकी बात नहीं की गई यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। चलो फिर हम लोग बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में, ठीक है ना। हम किसके बारे में बात करेंगे अभी, मोलैलिटी के बारे में। ये चीजें लिखवा रखी मैंने आपको, है ना, ठीक है। तो जब मोलैलिटी के बारे में बात करेंगे तो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल m से, ठीक है ना। और मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ solute in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मेरा प्रेजेंट था, ठीक। यहाँ से स्टूडेंट्स आ गया ना, ठीक है। तो ये मेरे पास जो मोलैलिटी था उसका मतलब क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने 1 kg सॉल्वेंट लिया होगा, 1 kg क्या लिया है, सॉल्वेंट, और उसके अंदर कितना मोल मैंने क्या मिलाया है, सॉल्यूट। तो फाइनली मेरे पास कुछ ना कुछ क्या बन रहा होगा, सॉल्यूशन रेडी हो रहा होगा। तो आपको दो चीजें यहां बताई गई हैं, ठीक है ना। एक क्या बता दिया आपको, मोल ऑफ सॉल्यूट बता दिया, दूसरा आपको मास ऑफ सॉल्वेंट बता दिया, ठीक है। और आपको अब सॉल्यूशन के बारे में आगे पता करना होगा, कुछ ना कुछ चीजें वहां गिवन होंगी और आपसे कुछ ना कुछ पूछा गया होगा, ठीक है। ये चीजें किसके बारे में थी, मोलैलिटी। अब देखो जो मेरे पास कुछ चीजें आती हैं फैक्टर्स जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे या टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ये बात याद रखना। जहां पर भी वॉल्यूम का टर्म आएगा वो सब मेरे क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हीट करने से मास का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मास तो उतना ही रहेगा, बट वॉल्यूम में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, ऊपर भी वेट है और नीचे भी क्या है, वेट है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा हमने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, नीचे क्या है, वॉल्यूम है, तो इस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी वॉल्यूम का टर्म आ रहा है तो फर्क पड़ेगा। फिर आप लोगों ने पढ़ा यहां पर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। स्ट्रेंथ में भी क्या आ रहा था, वॉल्यूम आ रहा था, ग्राम पर लीटर होता है, तो ये भी फर्क पड़ता है। मोलैलिटी के अंदर भी फर्क पड़ेगा, बट जब बात करते हैं मोलैलिटी की, स्मॉल m की, तो ऊपर भी क्या आ रहे हैं, मोल्स, और नीचे क्या आ रहा है, मास, तो यहां पर फर्क
नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास कैसा होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जहां पर भी वॉल्यूम का टर्म आ रहा हो वो सब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं और बाकी मेरे टेम्परेचर से कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। अब जो नॉर्मेलिटी है मेरे पास, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, जिसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसके बराबर होते हैं, मुझे होता है जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है तो किसके बराबर होता है, ठीक है ना। ये मेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं बराबर गिवन मास अपॉन, सर इक्विवेलेंट मास मतलब इक्विवेलेंट मास बता। और यहाँ पर क्या मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर्स में। जो आपके पास इक्विवेलेंट मास है वो ये है, कुछ कंपाउंड्स लिए गए, ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, उनके रिस्पेक्ट में जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे उनको देखा गया। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ऑक्सीजन के साथ देखा गया। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वहां देखा गया भाई 8 ग्राम ऑक्सीजन उस कंपाउंड से कितना रिएक्ट करती है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम के साथ, तो ये जब कंपाउंड बनाते हैं तो Mg का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखें ऑक्सीजन का 8 ग्राम यूज हो रहा है और मैग्नीशियम का कितना मास यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का वैसे तो एक मोल एक ही दिख रहा है यहाँ पर, तो 24 ग्राम्स के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक। फिर बोले भाई 16 ग्राम कितने के साथ करेगा, ये ट्वाइस कर दे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस, 48 ग्राम यूज होने लगे, ठीक है। हम बात करते हैं और कंपाउंड्स की, जैसे XgF2 हो गया, XgF4 हो गया, XgF6 हो गया। ये जो वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो रही हैं ये इसी चीज से निकाली जाती है। उन्होंने क्या देखा, देखो पहले के टाइम पर ना हर एक एलिमेंट का मास नहीं पता था, ठीक है। तो उनको इतना अंदाजा रहता था ऑक्सीजन का इतना मास है तो इसके मास के साथ इतना रिएक्ट करेगा तो इसके साथ इतना कर पाएगा, इसके कंपेयर में वो कितना रिएक्ट कर पाएगा, तो वहां पर इक्विवेलेंट मास लाए गए, ठीक है। तो वहां से कंपेयर कर रहे थे भाई इसके मास के साथ इतना कर रहा होगा तो ये उसके साथ इतना कर रहा होगा, ठीक है। जैसे एक चीज और बताता हूं, अभी MgCl2 है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे भाई मैग्नीशियम इसके मास के साथ इतना रिएक्ट करके इस कंपाउंड को फॉर्मेशन कर रहा है और मैग्नीशियम ही क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके MgCl2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस प्रोपोर्शन में करेंगे, वो सब चीजें इक्विवेलेंट मास से निकाला जाता है कि जो कंपाउंड हम क्लोरीन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके बनाएंगे उसका यहां से अंदाजा लगाया जाता है इतना मास होगा, ठीक है। तो उसका निकालने का सीधा सा तरीका यहीं पे है, अभी मैं आपको फॉर्मूले के साथ बता दूंगा। तो जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। तो ये जो इक्विवेलेंट मास है ये बराबर होता है मेरे पास, तो ऊपर तो आप क्या लिखोगे भाई गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू इक्विवेलेंट मास को क्या लिख दूंगा मैं मोलर मास, ठीक है, अपॉन n फैक्टर, अपॉन लिखूंगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये बराबर हो गया मेरे पास मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन। अब मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, मोलैरिटी, कल पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है मेरे पास, मोलैरिटी के बराबर में होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो नॉर्मेलिटी होता है n वो बराबर होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको अधिकतर कामों में यूज किया जाता है। अब जो ये n फैक्टर है इसको कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, जो कि आप 11वीं रिडॉक्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो n फैक्टर है इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको कोई भी एसिड दे रखा हो या फिर क्या दे रखा हो, बेस, ठीक है ना, कोई भी आपको क्या दे रखा होगा, एसिड या फिर बेस, तो हम n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अगर एसिड है तो H+ आयन डोनेट करेगा, कितने H+ आयन डोनेट कर रहा है वहां से पता चलता। बेस है तो क्या देगा, OH आयन देगा, कितने OH आयन डोनेट कर रहे हैं तो वही उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं HCl का, HCl एक H+ देता है तो इसका n फैक्टर मैं क्या बोल दूंगा, 1 है। H2SO4 कितने देता है, 2 H+ देता है, इसका n फैक्टर क्या बोल दूंगा मैं, 2 है, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल लूं NaOH का, तो कितने OH आयन देता है, 1, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे CHO2, 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे तो 3, ठीक है। इसी तरीके से मुझे बताओ H3PO2, H3PO3 और H3PO4 के, आपको मैंने 5-6 बार लिखवा देंगे n फैक्टर बताओ। इसका कितना होगा, इसका 2 और इसका 3, ठीक है ना। ये क्यों याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। n फैक्टर निकालते कितने, जितने इरिप्लेसेबल क्या हो, H+ आयन हो। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनता है P डबल बॉन्ड OH, H एंड H, 2 ही ऑक्सीजन थी ना यहाँ पर, और हाइड्रोजन वही रिप्लेसेबल होता है जो किससे अटैच हो, ऑक्सीजन से, तो एक ही अटैच है तो एक ही निकलेगा, ठीक है। और आपको ध्यान करना है यहाँ पर 2 लिखा था तो ये कितना हो गया, ये कितना लिखा है, ये कितना हो गया 2, ये कितना लिखा है, तो उससे एक कम। सिर्फ ये फॉर्मूला जो हमने एक कम वाला लगाया, किसमें लगाना है, फास्फोरिक एसिड्स के अंदर, मतलब इन तीनों के अंदर ही लगाना, बाकी जगह पे मत लगा देना। लगाओगे तो खुद ही सोच लो, 4 का क्या होना चाहिए, 3, पर क्या है, 2 है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात समझ गई। सिर्फ फास्फोरिक एसिड्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उनका फैक्टर, n फैक्टर ऑक्सीजन से 1 कम होता है, ठीक है। तो एसिड बेस के केस में हम लोग ये करेंगे। दूसरी बात, जब भी आपके पास रिएक्शन दे रखा हो, कौन सा, या तो ऑक्सीडेशन दे रखा होगा या फिर क्या दे रखा होगा, रिडक्शन, ठीक है ना। क्या दे रखा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखा होगा या फिर रिडक्शन दे रखा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा एल्यूमिनियम +1 में है और रिएक्शन होगी यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 में आ जाता है, तो कितना चेंज हो गया, 2 का, तो इस रिएक्शन का n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। बोलो बात समझ आ गई, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर Mn+2 में है और जो प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पर Mn+1 में आ गया, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है तो वो उसका क्या होगा, n फैक्टर होगा। बोलो बात समझ आ गई। एसिड बेस होंगे तो रिप्लेसेबल H+ या OH आयन देंगे, ऐसे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दे रखा है तो ये देख लीजिए, ठीक है। अब तीसरा, नॉर्मल कोई सॉल्ट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, सॉल्ट दे रखा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो फॉर एग्जांपल मैं मान लो Al2SO4 होल थ्राइस आपको दे रखा है, ठीक है। बोले भाई इस कंपाउंड का n फैक्टर आप मुझे बता दो। आपको पता है ये कंपाउंड कैसे बना होगा, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज रहा होगा और सल्फेट पे कितना रहा होगा, -2 चार्ज रहा होगा। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया होगा, तब जाके ऊपर वाला कंपाउंड बना होगा, बोलो है ना, ठीक है ना। अब जब एल्यूमिनियम पे +3 है, सल्फेट पे 2- है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या ये चार्ज 0 होता है या नहीं होता, नहीं होगा, क्योंकि 3 - 2 तो 1 होता है, मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, मेरा न्यूट्रल अभी नहीं है। एल्यूमिनियम पे देखता हूं मैं +3 चार्ज है और सल्फेट पे देखता हूं मैं कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। मैं चाहता हूं ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया -6। तो अब मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब अब जाके जब बात समझ रहे हो, एल्यूमिनियम ने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, कहां से, सल्फेट ने दिए होंगे। सल्फेट पे जो -2 है ना, ये और कम, कितने सल्फेट लगे हुए हैं, 3, तो हर एक सल्फेट ने अपनी तरफ से -2 -2 -2 दिया है,
ठीक है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए किसने, एल्यूमिनियम ने। भाई चेंज इन ऑक्सीडेशन यहाँ पर भी तो ये हो रहा है, ये +1 से +3 गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तभी तो इसका फैक्टर 2 हो गया। पर एल्यूमिनियम यहाँ पर सिर्फ 3 या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम सल्फेट, ठीक है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको सॉल्व दे रखा तो चार्जेस लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और आप लिख दो उसका एन फैक्टर 6 आ गया। जैसे इस केस में कंपाउंड के हिसाब से कंपाउंड के अलग से अलग अलग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि सबका 6 ही होगा, वो जो आपको कंपाउंड दिया जाएगा उसके बेसिस पे आप देखोगे वहां पे, ठीक है ना। जैसे अब एक बात बताऊं आपको, देता हूं, जैसे FeCl3 दे दिया, अब आपको यहाँ एक चीज स्पष्ट आराम से पता है, Fe के ऊपर तो +3 चार्ज रहा और Cl के ऊपर -1 रहा होगा, ठीक है ना। अब इसका एन फैक्टर 3 या 1 नहीं है अभी तक, पर हम देखेंगे, ठीक है ना। तो हो गया है, इसके ऊपर तो +3 है, इसके ऊपर -1 ऐड करूंगा तो 0 नहीं बनता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, कहां से, यहां से, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बात समझ, तो ये 3 तरीके हैं जो नॉर्मल है, बाकी तो रिडॉक्स के अंदर पढ़ते हो आप, पर इन तीनों से बात बन जाएगी अपनी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि एसिड का पता चल गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता चल गया, और मेरे पास क्या पता चल गया, मुझे सॉल्ट का पता चल गया, ठीक है। अब देखो जो नॉर्मेलिटी है, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन क्या आ रहे हैं मेरे पास, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो, नॉर्मेलिटी पूछी जाए तो क्या करेंगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एन फैक्टर से, ये दे रखा, ये पूछा जाए तो एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीजें लिखवा रखी है मैंने आपको, बाकी आज फोटो भी भेज दी मैंने ग्रुप में, ठीक है। कोई चीज जो ना लिख रखी हो वो लिख लेना। अगली कंसंट्रेशन तुम बताओ, मोल फ्रैक्शन मैंने कल बता दिए थे तुम लोगों को, ठीक है ना, ठीक है। पार्ट पर मिलियन एक बचता है, ठीक है ना। पार्ट पर मिलियन में कुछ मतलब नहीं है, मतलब 10⁶ में कितने पार्टिकल्स है सॉल्यूट के लिए नॉर्मल से, ठीक है। देखिए आपने डेरिवेशन लगाया है, ये डेरिवेशन नहीं, मैंने दोनों में रिलेशन बताया था आपको, ठीक है ना, मोलैरिटी के अंदर और नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी के अंदर, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं फटाफट से, ध्यान से। अगर आपको ध्यान से सुनो भाई, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, ठीक है, आपको मोलैलिटी निकालनी है और डेंसिटी भी आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। वो कंपाउंड में गिवन होगा तो उसका क्या पता होगा आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पता होगा, और उसका गिवन मास भी समझ लो आपको पता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने इतना ग्राम सॉल्यूट लिया, वो दे देगा आपको 5 ग्राम NaCl लिया आपने, तो देखो 5 ग्राम से इसका गिवन मास पता चल गया, मॉलिक्यूलर मास NaCl का निकाल लेंगे, और डेंसिटी गिवन होगी, मोलैरिटी, और ये पूछा गया आपसे ना, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मुझे पता, मुझे ये चीज निकालनी है, सर मोलैरिटी भी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है। हमको क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वॉल्यूम देखता हूं, ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, मैंने 1 लीटर मान लिया, फिर जब 1 लीटर का पता चलेगा बाकी तो मैं निकाल लूंगा 2 3 कितना भी होगा, ठीक है, 1 लीटर मान लिया। अब देखो मुझे क्या गिवन थी सॉल्यूशन की, डेंसिटी पता थी, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना गिवन है आपको, 1 लीटर, मतलब 1000 ml पता है, डेंसिटी पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1000, किस लिए, ये ml में लिखा है मैंने, ठीक है, ये किस में लिख दिया मैंने, ml के अंदर, 1 लीटर था ना, तो वॉल्यूम को लिख दिया 1000 ml इनटू डेंसिटी मैंने d लिख दी, क्योंकि डेंसिटी मेरे पास होगी ग्राम पर ml के अंदर, ठीक है, मैंने 1000 इनटू d लिख के मास ऑफ क्या निकाल लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मुझे क्या पता है, देखो मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी किसकी होती है, सॉल्यूशन की, ठीक है। अगर मुझे मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, मोलैरिटी
बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना है वॉल्यूम? 1 लीटर है, तो ये तो 1 हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर हो गया। और नीचे आगे मेरे पास 1 लीटर। ठीक है, तो मतलब मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दोनों सेम। अब देखो, अगर जब मेरे को मोल्स पता है तो मैं यहां लिख सकता हूं गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखो, अगर आपको गिवन मास है तो बहुत बढ़िया है, ना गिवन हो तो हम यहां से निकाल सकते हैं। क्यों? आपको मोलैरिटी पता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता है। आपसे देखिए एग्जाम में क्या पूछ सकता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बता दो, तो आप यहां से निकाल सकते हो। अगर आपको गिवन मास पता है, मोलैरिटी पता है, तो ये चीज निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट बाय चांस मतलब आपको ये गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन नहीं है, तो हम यहां से मास ऑफ क्या निकाल सकते हैं अभी? सोल्यूट। ये किसके बराबर होगा? मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, हमको निकालना क्या था? मोलैरिटी। तो जब मेरे को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी, किसके बराबर होती है मोलैरिटी? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पता ही है, किसके बराबर है? मोलैरिटी के बराबर लिख दो यहां पर, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं कैसे? माइनस कर दो दोनों को, मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 डी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितनी बात समझ आ गई? बट ये किसके अंदर आया है? ये मास ग्राम में, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा ताकि केजी में आ जाए, तो ये 1000 यहां आ जाए। ये आपको रिलेशन निकल के जो मैंने करवा रखा है। ठीक है, ये जो मेरी मोलैरिटी होती है बराबर थी मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 इनटू मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये फार्मूला जेईई मेंस में बहुत बार काम आता है, बहुत बार क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसका डेरिवेशन में आपको लिख लो, अगर नहीं लिखा तो अपनी कॉपी के पहले पेज पे लिख लो। अभी ये कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा हुआ नहीं आता। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये तो बात थी सॉल्यूशन की, ठीक है ना? किसकी बात थी? ये सॉल्यूशन की बात थी। टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा? सॉल्यूशन। ठीक है ना? सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन को दिखाने वाली कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या वो चैप्टर का सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां तक अपना ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने से पहले क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो पता होना चाहिए। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और एक होती है मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज होती है वो नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना? जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो आयरन के अंदर अलग होती है, ठीक है ना? कॉपर के अंदर अलग होगी, वुड के अंदर नहीं होगी, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी। तो ये किस पर डिपेंड करती है मेरे पास? नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे, नेचर ऑफ पार्टिकल। समझ आ गया? ठीक है, और दूसरी होती है मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है कि कितने नंबर में, कम है या फिर ज्यादा है। तो जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वो क्या होती है? मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है।
4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाली कौन सी है बताओ? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ध्यान रखना वेपर प्रेशर मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेंस में आया था क्वेश्चन, इससे बता रहा हूं। दूसरा मेरे पास क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड मेरे पास क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या मेरे पास? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब अपना चैप्टर जो बचता है वो इन 4 प्रॉपर्टीज के ऊपर है, ठीक। ये 4 प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी और अपना चैप्टर वहां खत्म हो जाता है। आगे बात समझ। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन, होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और 4 कंपोनेंट्स का। वो कंपोनेंट्स कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ठीक है। अब जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उनका हमने डिफरेंस देखा। जो ज्यादा अमाउंट में तो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में तो सॉल्यूट। फिजिकल स्टेट सेम है मेरे पास किसकी तरह? सॉल्यूशन की तरह। तो सॉल्वेंट होगा, सेम हो भी सकती नहीं भी हो सकती, किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, 3 टाइप के, कौन कौन से? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन पढ़े। उन तीनों के 3 कॉम्बिनेशन बना के उनका एग्जांपल देख लिया टेबल के अंदर। फिर हम लोग आए कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स में पहले हमने क्या पढ़ा? वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा हमने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा मोलैरिटी, फिफ्थ हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रेंथ और मोलैरिटी पढ़ लिया। फिर नॉर्मेलिटी आ गया अपने पास, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं, जहां पर हमने देखा 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक होती है कॉलिगेटिव। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सिर्फ नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, जिसमें ये 4 प्रॉपर्टी मेरे पास आती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझना वेपर प्रेशर क्या है। ये चैप्टर का सबसे मेन पार्ट में वेपर प्रेशर ही आता है, ठीक है। जब ये चीज समझ जाओगे तो आगे की चीजें इजी हो जाएंगी। ध्यान से समझो भाई, मैंने ये एक बीकर लिया, ठीक है। बीकर के अंदर मैंने यहां पर कोई भी सॉल्यूशन ले लिया। अब मैं इसको कर रहा हूं हीट करने से क्या होगा? जब मैं इसको हीट दूंगा तो यहां पर जो ये सॉल्यूशन की यहां पर कुछ क्या प्रेजेंट है? ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हीट करने से ये हीट एनर्जी बेसमेंट से इस पार्टिकल के पास तक जाएगी। अब इस पार्टिकल को जब ये एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी, इसको एनर्जी मिलेगी तो इसकी क्या इंक्रीज कर जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब एनर्जी आ रही है तो इसकी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी इसके पास बढ़ेगी तो ये यहां पर भागना शुरू करेगा। जब भागेगा तो होगा इसके ऊपर एक पार्टिकल और प्रेजेंट होगा, यहां पर भी पार्टिकल्स होंगे। तो ये जैसे समझो इससे टकराया, ये इससे टकराया, ऐसे टकराते टकराते जो टॉप मोस्ट सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनके पास जब नीचे वाला आके उससे टकराएगा तो इसके पास भी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ये एनर्जी के साथ क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो जब नीचे से हीट में दे रहा था तो नीचे वाली लेयर गर्म हुई, वो वाइब्रेट करने लगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी, उन्होंने ऊपर एनर्जी ट्रांसफर करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? धीरे धीरे ऊपर तक पानी मेरे कैसे होता जा रहा है? गर्म हो गया। अगर मैं इसको पानी मानता हूं, फाइनली जो टॉप मोस्ट लेयर है वो कैसे हो जाएगी? इवेपोरेट। तो इसलिए अगर आप कभी भी गैस के ऊपर, गैस स्टोव के ऊपर पानी गर्म करते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर की लेयर गर्म है और नीचे ठंडा है, ऐसा नहीं होता। अगर आप उंगली डाल के देखो तो नीचे तक गर्म ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज होगी। दूसरी चीज जो हम इवापोरेशन के अंदर देखते हैं, आपने ग्लास लिया, ठीक है, आपने पानी रख दिया कहां पर? सनलाइट के अंदर, ठीक है। हम 2 दिन बाद जाके देखें तो वाटर का लेवल तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा क्या? सन से यहां पर एनर्जी आती है, वो सिर्फ किसको मिल रही है? टॉप मोस्ट लेवल को। जैसे उसको एनर्जी मिलेगी वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल्स के पास तो नहीं जा रही। इसीलिए कभी भी आप पानी को जब बाहर रख के आओगे, थोड़ी देर में जाके हाथ लगाओगे तो ऐसा नहीं होता। वैसे तुम्हें पता है भाई, जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड स्टेट से कहां जाएगा? गैसियस।
पर इस पानी को जब मैं हाथ लगाता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है कि नहीं? अगर आप थोड़ी देर पानी 2 घंटे 3 घंटे धूप में रखोगे उसका लेवल कम हो जाएगा, बट जब उसको जाके हाथ लगाते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी आ रही है वो ऊपर टॉप मोस्ट लेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वही एब्जॉर्ब करते हैं और वो अपना उतना टेम्परेचर कर लेते हैं कि वो ऊपर चले जाते हैं। अब उसके नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाती है। इसी तरीके से क्या धीरे धीरे नीचे लेवल भी खत्म होता जाता है, ठीक है। बट आप पानी में टच करोगे तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो जो आपका इवापोरेशन होता है वो हमेशा लेस देन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इवापोरेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? वेपराइजेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन जो आपका प्रोसेस है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन टेम्परेचर के होते हैं किसके? बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। आगे बात, दोनों प्रोसेस के अंदर वाटर मेरा लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जा रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? लेस देन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, और यहाँ पर इक्वल टू और ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया? इवापोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, वेपराइजेशन ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ देखो, अब मैं इसको हीट कर रहा था तो ये मॉलिक्यूल आया, अब ऊपर से ओपन था तो ये कहां चला गया? मेरा बाहर चला गया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, अब ये कहीं बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या होगा भाई? ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। अब देखो इस मॉलिक्यूल के पास क्या है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और कोई एनर्जी तो नहीं है। तो जैसे ही यहां से ऐसे भागा भागा जा रहा हो तो यहां पर जाके क्या करेगा? टकरा जाएगा, ठीक है ना। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर वो हम बाहर वाला गेट खोल दें और सीधा बंदा भागता हुआ आएगा और उसकी आंखें नहीं है, मॉलिक्यूल्स की आंखें तो होती नहीं, तो इस दीवार से टकराएगा और क्या होगा? गिर जाएगा। वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगा? लूज कर देगा, ठीक है। तो यहां से जो ये वाटर मॉलिक्यूल था वो भागा 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 यहाँ पर टकराते अपनी सारी एनर्जी इसने क्या कर दी? लूज कर दी। लूज करेगा तो गैस से वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड के अंदर हो जाएगा। और ये चीज हमने घर में भी देखी है। अगर आप एक पतीला लेते हो, ठीक है, कोई यूटेंसिल आपने लिया, पानी डाला गर्म करने के लिए, ऊपर प्लेट से उसको ढक दिया, ठीक है। कुछ देर बाद अगर आप प्लेट हटाओगे तो उसमें पानी दिखाई देता है? कहां से आया? वो नीचे से इवापोरेट हुआ था। अगर आपने पानी गर्म करने के लिए, दूध के लिए, सब्जी बनाने किसी के लिए, वहां से पानी आया है और ऊपर आके यहाँ पर वो कंडेंस हो गया, ठीक है। क्योंकि उसकी एनर्जी लूज हो गई तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये फिर वापस से कहां जाएंगे? नीचे, ठीक है। वापस से कहां जाएगा मेरा? ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा? कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, टकराएंगे और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? नीचे आता जाएगा। आगे बात समझ में? एक टाइम कैसा होगा जिस रेट से क्या होगा? जिस रेट से ये ऊपर जा रहे होंगे उसी रेट से वो क्या आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा, ठीक है। मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऊपर गए, ठंडे हुए 5 ही नीचे आ रहे, सेम, दोनों का रेट सेम होगा। तो व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इवापोरेशन नहीं है, ये वेपराइजेशन, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम पर भाई ये जब मॉलिक्यूल यहां से जाके टकरा रहा होगा तो यहां पर क्या प्रेजेंट हो गया होगा? आप जब प्लेट हटाते हो तो बाहर क्या आता है? भाप आती है। तो मतलब क्या है? इस एरिया के अंदर, देखो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इस एरिया के अंदर तो भाप प्रेजेंट होगी, है कि नहीं? पूरे एरिया में क्या होंगे? वाटर वेपर्स होंगे। तो यहां पर मेरी पूरी क्या प्रेजेंट है? गैस प्रेजेंट है, भाप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगी? अपने ही लिक्विड सरफेस पे कुछ प्रेशर लगा रही होगी कि नहीं लगाएगी? अरे भाई ऊपर गैस है, नीचे लिक्विड है, तो कुछ तो प्रेशर लगा रही होगी। वही प्रेशर यहां पर भी लग रहा होगा, यहां पर भी लग रहा होगा, यहां पर भी लग रहा होगा और यहां पर भी लग रहा होगा। तो ये जो गैस है, ये जो आपके पास यहां पर गैसियस फॉर्म में है, अपने ही लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगाती है, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक है। गैस वेपर्स अपने ही लिक्विड सरफेस पे जो इस सरफेस पे प्रेशर लगा रही हैं, उस प्रेशर को क्या बोला जाता है? वेपर प्रेशर बोलते हैं। बोलो बात समझ आ गई? क्या होता है मेरे पास? वेपर प्रेशर। अब बोलोगे सर एक तो डब्बा आपने ले लिया, ये भी बंद है, पानी रखा हुआ था, गर्म कर दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा वेपर प्रेशर क्या है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो करने का सीधा सा तरीका क्या होता है? यहां पर करते हैं छोटा सा होल, ठीक है,
और इसको कनेक्ट करते किससे? यूट्यूब एनालॉजी पढ़ी है हम लोगों ने, पढ़ी है ना अपने पास? किसके अंदर पढ़ी थी? वो बर्नौली तो पढ़ी थी आपने 11 में, मैकेनिक्स में पढ़ी थी, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, यहां पर उन्होंने एक लेवल तक अपने पास एक फ्लूइड भर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे यहां होल हुआ होगा तो ये जितना गैस का प्रेशर है, ये प्रेशर जो यहां पर लगा रहे थे, जो फोर्स लगा रहे थे, उसी से यहां मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो इस लिक्विड सरफेस पे क्या करेंगे? प्रेशर डालेंगे। अब जब इस पे प्रेशर लेंगे तो इसका लेवल क्या करेगा? बढ़ेगा। तो एक लेवल तो मेजर कर रखा था इनिशियली, इतना लेवल इंक्रीज हो गया, तो ये हाइट पता चल जाएगी, ठीक है। प्रेशर किसके बराबर होता है? रो जी एच, जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी पता होगी, ग्रेविटी पता, हाइट पता चल गई, तो हम क्या निकाल लेंगे? कितना प्रेशर लग रहा है कौन सी सरफेस पे? इस प्रेशर, इस सरफेस, क्योंकि जो यहाँ गैस प्रेजेंट है वो इक्वल प्रेशर लगाएगी हर एक सरफेस पे। आप बैलून लेते हो, फुलाते हो तो हर जगह से फूलता है, क्योंकि उसका प्रेशर हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से फूल के दूसरी तरफ से वैसा ही है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रेशर को मेजर कर लेते हैं, जो भी बराबर होता है किसके? वेपर प्रेशर के। बोलो बात समझ आ गई? तो वेपर प्रेशर क्या होता है? जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाए, क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो रेट ऑफ कंडेंसेशन के। जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी, उस टाइम पर जो प्रेशर लगा रहा होगा कौन? वेपर्स। कहां पर? अपने ही लिक्विड सरफेस पे, तो उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। आगे बात समझ में? दोबारा सुन लो, इक्विलिब्रियम आएगा, वेपराइजेशन बराबर होगा किससे? कंडेंसेशन पे। उस टाइम पे जो गैसेस प्रेजेंट है यहाँ, जो वेपर्स प्रेजेंट है, अपने ही लिक्विड सरफेस पे जो यहाँ पे प्रेशर लगेगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग? वेपर प्रेशर कहेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? इसके अंदर कोई डाउट है? ठीक है, ये बात मुझे यहाँ से क्या आ गया, अब समझ में आ गई, ठीक है। तो वेपर प्रेशर के बाद अपनी यहाँ से क्या हो गई, अब क्लियर हो गई कि वेपर प्रेशर मेरा क्या होता है। अब देखो क्या होगा, ये गैस यहाँ पर कुछ प्रेशर लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी? यहाँ पर भी लगा रही। अब ये अपना बंद ही है वापस से पहले जैसा, ठीक है। ये गैस यहाँ पर भी प्रेशर लगा रही है, और ये गैस मेरी यहाँ पर भी प्रेशर लगा रही है। तो यहाँ पर मैं जब ये प्रेशर लगा रही है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, आपका पी एक्सटर्नल कितना होता है? 1 atm। जब आपका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके? पी एक्सटर्नल के, मतलब आपका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए पी एक्सटर्नल के, जो कि कितना है? 1 atm। उस टाइम पर इस लिक्विड का कुछ टेम्परेचर होगा या नहीं होगा? अरे भाई मैं तो इसको हीट करते जा रहा हूं, ये उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, ऊपर प्रेशर लगाते जा रहे हैं, जितना हीट करूंगा उतना उड़ेगा, उतना ऊपर प्रेशर लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पी एक्सटर्नल और वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 1 atm होगी। उस टाइम पर जो इसका टेम्परेचर होगा उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उस टाइम पर इस लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बच्चे थे तब तक ठीक थी कि भाई आपको क्या करना है, लिक्विड से गैस में कर दो तो जो टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप इसे वेपर्स बनाओगे, एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल 1 atm के बराबर होगा, उस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा, इस टाइम पर जब वेपर प्रेशर और पी एक्सटर्नल बराबर हो 1 atm पे, जो इसका टेम्परेचर होगा दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट। और अगर ये 1 bar होगा तो स्टैंडर्ड, ठीक है। दो थे नॉर्मल और एक क्या होते हैं? स्टैंडर्ड। वो मैंने आपको लिखवा रखा है, खोल के देखो एक बार फटाफट से, इसकी रीडिंग मारो। नहीं है, दूसरी कोई बात नहीं, इसके पास लिखा होगा ना, लिखा है नहीं लिखा है? ठीक है। और क्वेश्चंस मैंने दिए थे करने के लिए, किए सेक्शन ये? हाँ ये किए हैं क्वेश्चन, जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे ना होमवर्क के लिए, किए ना? ठीक है। ये वेपर प्रेशर में लिखा है वो एक बार पढ़ लो, तो तक मुझे अपनी नोटबुक दिखा दो, फिर मैं आगे बढ़ा।
सॉल्यूशन लिखे हुए ना 15 क्वेश्चन के। हाँ हाँ सर साहब ने ली चार्ज प्रिंसिपल नहीं कराया ना? ली चार्ज प्रिंसिपल मैंने काम में कराया था केमिकल इक्विलिब्रियम में। यार वो छोड़ दिया, मतलब लिखे हैं ट्राई जैसे बाकी की है। अच्छा आंसर मैच करके देखिए। पीछे नहीं करेगा, वेदांती तो देख लेते। अच्छा पीछे से मैच करके नहीं देखे थे? पीछे नहीं करेगा, करूँ करके देख, तूने ये पूरी कैलकुलेशन भी क्यों नहीं कर रखी, बीच में छोड़ बहुत दिया। मुश्किल थी, अगले से नहीं करेगी। एक ही नहीं की, बाकी एक और की नहीं की थी, दो की नहीं की, बाकी यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? वेपर प्रेशर में पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग रॉल्ड्स लॉ के बारे में। सब बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर वाली कंडीशन हो गया क्या? तो जो बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता तो रेट ऑफ वेपराइजेशन और कंडेंसेशन नहीं, क्योंकि ये उस टाइम पे तो हम सिर्फ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे। अब जरूरी नहीं है ना कि जब ये P(H1) के बराबर हो तो रेट सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब देखो आगे ध्यान से सुनो। हम लोगों ने वेपर प्रेशर जब कैलकुलेट करना था तो दोनों का क्या देखा, रेट बराबर होना चाहिए। उस रेट पे जो प्रेशर लग रहा था वो मेरा वेपर प्रेशर हो गया। मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते गया, देखता गया। अब एक टाइम ऐसा है जब ये दोनों बराबर हो गए, उस टाइम पे जो इसका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहां तक बात मेरी क्या हो गई, अब क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको मैं रॉल्ड्स लॉ बताऊंगा और टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो इस चैप्टर से भी कुछ कटा है? क्या? इस चैप्टर से भी कुछ कटा है? नहीं पता नहीं, बट ये चैप्टर इतना बड़ा थोड़ी है, क्या ही करोगे काटते हैं। देखो नॉर्मल सी बात अपने पास। अब एक चीज सुनो, मैं वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है ना। मैंने क्या किया, ये मेरे पास सिर्फ प्योर ए है। मैंने बोला इसके अंदर मैंने कुछ सब्सटेंस लिया है और ये क्या है मेरे पास, सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंट है, ए है। मतलब पानी लिया तो सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं। ये मेरे पास एक और बीकर है, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, बी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर लगा सकता हूं, कब, जब यहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ए। तो यहां पर जो इसका वेपर प्रेशर आएगा कब, जब सिर्फ ए प्रेजेंट है, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, पी नॉट ए। इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। आगे बात समझे, सिर्फ यहां पर क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। तो वही तरीका हीट करके देखूंगा, जब रेट सेम आएगा तो इसका प्रेशर कैलकुलेट कर लूंगा। तो वो उस टाइम पे जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा उसको क्या बोलूंगा मैं, पी नॉट बी। ये किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, देखो मैंने इसका निकाल लिया अलग से, इसका निकाल लिया अब अलग से। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को मिलाऊंगा। ये भी उठा के इसमें डाल दो और ये भी उठा के क्या कर दो, इसमें डाल दो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ए और बी मेरे दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या होंगे, अब ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। देखो अब समझने की बात है, यहां पर ध्यान से समझना। ए मेरा दो चीजें होती है, वोलेटाइल और दूसरा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब हीट करेंगे तो लिक्विड से कहां चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, जैसे पत्थर है, कितना हीट करते रहो कभी भी गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो समझो अगर मेरे पास दो केस बनेंगे यहां पर, ठीक है ना, जो मेरे पास यहां पर चीजें हैं जो इनको मिला रहा हूं, मैं दो केस लूंगा। सॉल्वेंट जो है मेरा हमेशा वोलेटाइल ही होगा, ठीक है ना। तो बात आती है सॉल्यूट के ऊपर। एक केस जब आपका सॉल्यूट कैसा हो, वोलेटाइल हो, और सॉल्वेंट कैसा होगा, ये भी वोलेटाइल होगा। ठीक है, दूसरा केस जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट अभी भी मेरा कैसा होगा, वोलेटाइल ही होगा। मतलब मेरा सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, इस बात का कंफर्म है, पर उसके अंदर जो मैं मिलाने वाला सॉल्यूट है वो वोलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये दो केस हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, बाकी आपके काम की चीज नहीं।
खुद सोचो क्यों काम की नहीं है। अगर दोनों ही नॉन वोलेटाइल हैं, दोनों ही, तो कितना भी हीट करते जाओ वेपर ही नहीं बनेगी, और जब वेपर ही नहीं बनेगी तो गैस कहां से प्रेशर लगा देगी, तो काम का ही नहीं हुआ। ठीक है, और सेम मेरे पास कैसे दूसरा केस, जब आपका मेजर पार्ट ही किसके अंदर है, नॉन वोलेटाइल है, तो थोड़ा सा हीट करने से आप नहीं बता सकते। ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए दो मेजर केसेस होते हैं जहां पर आपका सॉल्वेंट दोनों ही केस में कैसा है, वोलेटाइल है। सॉल्यूट अलग अलग कैटेगरी में। पहले हम लोग बात करेंगे इस केस के बारे में और फिर बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो पहला केस जब मेरा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल। यहां पर इस चीज को समझाने के लिए मेरे पास जो भाई साहब आए उनका नाम था रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स था, उन्होंने अपना लॉ दिया। उन्होंने क्या बोला, आपके पास प्योर ये दोनों प्रेजेंट है, आपको पता है, आप जब दोनों को मिलाओगे तो यहां पर क्या होगा, ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा। मतलब ये मैं रेड से ए के मॉलिक्यूल्स दिखा देता हूं और ब्लैक से दिखा देता हूं बी के, दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जब मैं इसको हीट कर रहा हूंगा तो इसकी वजह से भी वेपर बनेगी और इसकी वजह से भी क्या बनने वाली है, वेपर्स बनने वाली है। ठीक है, तो उन्होंने बोला जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे एक सॉल्यूशन के अंदर तो प्रेशर मेरा ए से भी लगेगा और प्रेशर मेरा बी से भी लगेगा, और जो ये प्रेशर ए से लगने वाला है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्योर वेपर प्रेशर से, दैट इज पी नॉट ए। रॉल्ड्स लॉ क्या बोला, सॉल्यूशन के अंदर जो आपका प्रेशर लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्योर वेपर प्रेशर के। ठीक है, पीबी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पी नॉट बी के। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाया गया तब देखा गया ये किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन के। तो पी ए जो वैल्यू आती है वो बराबर आती है पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। भाई इस चीज पर तो डिपेंड करेगा ना आप ए कितना डाल रहे हो, समझ रहे हो? समझ लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है मेरा 10 डिग्री सेल्सियस, इसका है 20। मैं ज्यादा ये अमाउंट डालूं थोड़ा बहुत ये डालूंगा तो फर्क तो पड़ेगा ना। आपने इन दोनों में कितना कितना अमाउंट डाला है उस पे बात का फर्क पड़ेगा। इसीलिए आपका जो पी ए यहां से जो प्रेशर लगने वाला है दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए। ठीक है, अब जो पी बी होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट बी इनटू एक्स बी। बोलो है ना, एक्स बी नहीं, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। जो जब मैं इसको हीट करूंगा तो प्रेशर तो ए से भी आएगा और प्रेशर मेरा बी से भी आएगा। तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज पीटी, दिस विल बी इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। ए से लगने वाला प्रेशर और बी से लगने वाले प्रेशर के बराबर होगा। भाई जब मैं हीट करूंगा तो ए से भी वेपर बन रही होंगे और बी से भी वेपर बन रही होंगे। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर और मैं कहूं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। बोला है ना, यहाँ पे कोई डाउट है? अब मुझे लगा एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर मेरे को एक्स ए एग्जाम में नहीं गिवन, सिर्फ एक्स बी पता है तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एक्स बी कर दूंगा। मतलब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स इज 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकता हूं प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर मुझे सिर्फ एक्स बी पता है तब भी आंसर निकाल पाऊंगा, और अगर मुझे सिर्फ एक्स ए पता है तो मैं क्या करूंगा, एक्स बी बराबर होगा किसके, 1 माइनस एक्स ए के। तो ये वैल्यू यहां रख दूंगा तो पी एस आपका बराबर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। बोलो बात समझ में आ गई? अब एक्स ए का मतलब क्या था, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स दैट इज Na प्लस Nb। एक्स बी का मतलब क्या था, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स दैट इज Na प्लस Nb। बोलो बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पर ए भी डाला और मैंने बी भी डाला। अगर मैंने बी नहीं डाला होता, तो मोल्स ऑफ बी कितना होता, 0 होता। नॉर्मल सी बात है। तो Nb की वैल्यू कैसी होती, 0। तो Nb 0 होता तो XB भी कितना होता, 0।
NB 0 होता तो ये कितना होता Na अपॉन Na, तो XA की वैल्यू कितनी आ रही होती 1। XB 0 रख दो, XB 0 रखोगे तो P नॉट भी XB कितना हो गया 0, XA की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब आपका जो PS है बराबर आ जाएगा किसके P नॉट A। P नॉट A कब आता है, अगर B नहीं डाला तो मतलब क्या प्रेजेंट है यहाँ पर सिर्फ A ही है, और A का जब आप प्रेशर निकालोगे तो किसके बराबर आएगा P नॉट A के बराबर आएगा। आगे बात समझ में इतनी, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के लिए कंडीशन क्या होती है, रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और उस टाइम पर जो गैसेस है, वेपर्स अपने ही लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही है वो क्या होता है मेरा वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता, वो जिस पे रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, रेट की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पर, वो सिर्फ वेपराइजेशन के लिए। एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों का बराबर हो जाए, कितना होना चाहिए 1 atm होना चाहिए। उस टाइम पे जो आपका टेम्परेचर होगा वो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। बाकी बात समझे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक केस आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है, जहां पर आपने दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिलाई और आपने इसका एक फाइनल यहाँ पर देख लिया। ये केस कौन सी कंडीशन के लिए है, जब आपके पास ये भी वोलेटाइल है और ये भी कैसा है, वोलेटाइल। तो आपने ये केस लगा दिया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो हम दूसरा केस देखते हैं, जब एक वोलेटाइल होगा और दूसरा वोलेटाइल नहीं होगा, उस केस में क्या होगा। और यहीं पे आपका आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के भी बना के चलेगी क्या ऑर्गेनिक के भी 1 घंटे की लगेगी। हाँ, कितना हो गया टाइम, 4 बज गए हैं। 3 मिनट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, काम करेंगे इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के पढ़ेंगे इसके बाद। चलो तब तक अपना देख लो 5-10 मिनट। सर इसके बाद पी ब्लॉक करवा देना। हाँ, मैं पी ब्लॉक कर दूंगा।